ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में अब ओवरटेक होता जा रहा है रीजनलिज्म के थ्रू। एक समय था जब वर्ल्ड कंट्रीज में बड़ी बड़ी ग्रुपिंग्स हुआ करती थी और बनती थी, जैसे वर्ल्ड बैंक बन गया, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर 1945 में इशू हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना, वर्ल्ड की कितनी सारी कंट्रीज उसमें इंक्लूड हुई। ऐसे ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। ये सब कुछ शो करता था कि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का बढ़ने का मतलब होता है वर्ल्ड कंट्रीज इंटीग्रेट हो रही हैं एक दूसरे के साथ, इकोनॉमिकली, डिफेंस लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर, कल्चरल लेवल पर। बट आज ग्लोबलाइजेशन ओवरटेक हो रहा है रीजनलिज्म से, मिनीलैटरलिज्म से। रीजनलिज्म का मतलब ये है कि जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन हो रहा है कंट्रीज का, कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है कंट्रीज का, और उसी बेसिस पर रीजनल ग्रुपिंग्स बन रही हैं सो दैट उन सभी के इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सके। बट उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अंडरमाइन हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज शो कर रही हैं कि रीजनलिज्म कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का होना। वर्ल्ड में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, एक है रशिया यूक्रेन वॉर और एक है इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो। अब इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर पाई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ही युद्ध को रोकने में नाकाम रही। क्यों? इवन बहुत हद तक सीज फायर कराने तक में नाकाम रही। क्यों नहीं करा पाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रेट पावर्स ही आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही ग्रुप्स बने हुए हैं, रीजनल ग्रुप्स, जो इंटीग्रेट होने नहीं देते। रीजनलिज्म की शुरुआत इंटरनेशनल फोरम्स में ही हो जाती है जो कभी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हुआ करते थे। इसी तरह से रीजनल फोरम्स जो बनते जा रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर दूसरी और ग्रुपिंग्स बन गई, ये सभी कुछ शो करती हैं कि अब रीजनल लेवल पर इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। जो रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि आसियान ग्रुपिंग हो गई, आसियान में कितनी सारी कंट्रीज है, वो इंडिया का इंक्लूजन हो गया शंघाई कॉरपोरेशन में या फिर ब्रिक्स में। ये सभी रीजनल कंट्रीज का ही इंटीग्रेशन है जो अपने आप को इकोनॉमिकली, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू, कल्चरली इंटीग्रेट करना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ में सिक्योरिटी फ्रंट्स मेंटेन करना चाहती हैं ताकि इन सभी के इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सके वर्ल्ड में। और ये डायरेक्टली शोकेस करता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसको अब डिमिनिश कर दिया है रीजनलिज्म ने। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा मिनीलैटरलिज्म में। मिनीलैटरलिज्म का मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठी हैं, बट वो भी रीजनल इंटीग्रेशन कर रही है एक दूसरे से, जो कि एक तरह का मिनीलैटरलिज्म है। जैसे कि क्वाड में इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भी हैं और ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज भी हैं। क्यों इंक्लूड हो रही हैं ये? क्योंकि इन सभी का इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक रीजन को प्रॉस्परस बनाना, सेफ बनाना और चाइना को काउंटर करना। ऐसे ही I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से दूर दूर बैठी हैं, लेकिन इंटीग्रेट क्यों हो रही हैं? क्योंकि इन सभी को अपने इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने हैं, इन सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, एक दूसरे के देश से मदद चाहिए अपनी इकोनॉमी को, अपनी सिक्योरिटी को और अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सब कुछ क्या शो कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पर दूर दूर बैठी हुई कंट्रीज भी एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रही हैं और सारी की सारी कंट्रीज रीजनल फॉरम्स बनाती जा रही हैं। अब कुछ इसी तरह से नेशनल सोवरेनिटी ने भी रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया है। जैसे कि हर कंट्री अब चाहती है कि हम सेल्फ रिलायंट हो, हमारे पास में अपनी पावर हो, इकोनॉमिकल पावर हो, और उसी के लिए वर्ल्ड में फेवरेटिज्म भी बढ़ रहा है और प्रोटेक्शनिज्म भी बढ़ रहा है। जैसे कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प एक्जैक्टली चाहते क्या है? वो वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को चाइना से ऊपर निकालना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी टैरिफ पॉलिसी लॉन्च कर दी। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान भी, सेल्फ रिलायंट मूवमेंट भी उसी का हिस्सा है, एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म। लेकिन ये वर्ल्ड कंट्रीज को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया। और ये सभी कुछ रीजनलिज्म का हिस्सा है कि हम अपने आप को रीजनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रीजनली इंटीग्रेट होना चाहते हैं, और इसीलिए ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स वर्ल्ड में बढ़ रही हैं। हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज का ये क्रिटिसिज्म रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज
ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो रिफॉर्म्स नहीं करना चाहती। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, कब से ये काम पेंडिंग है जब इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और इंडिया कब से ये बात कह रहा है एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कि इनमें रिफॉर्म्स कीजिए, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज़ के पास में पावर है जो ग्रेट पावर बन के बैठी हैं, और हमारे पास में पावर कब आएगी। तो अब क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने रीजनल फोरम्स बना लिए अपनी हेल्प करने के लिए। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की जगह अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से लिया गया था। ऐसे ही और भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके बेसिस पर जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं सब अपने अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं, और इवन अब वर्ल्ड कंट्रीज एक दूसरे से बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी फॉरम्स का यूज़ करती हैं, और वो सारे फॉरम्स रीजनल फॉरम्स है। सभी कुछ दर्शाता है कि अब रीजनलिज्म बढ़ रहा है, अपने आप को बढ़ाने के लिए कंट्रीज रीजनलिज्म को यूज़ कर रही हैं और रीजनल ग्रुपिंग्स को बढ़ा रही हैं। बट इससे कहीं ना कहीं जो चीज़ अंडरमाइन हो रही है वो है ग्लोबलाइजेशन का स्तर। ग्लोबलाइजेशन होना भी ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है अब रिफॉर्म्स होना। जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स होना भी ज़रूरी है, और ग्लोबलाइजेशन और रीजनलिज्म का एक बैलेंस होना ज़रूरी है वर्ल्ड में। एक ही चीज़ अगर रहेगी तो वो ऑफकोर्स कंट्रीज़ के लिए एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट करेगी, आज नहीं तो कल।